हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग सीरीज़। ये अमेजिंग सीरीज़ है, आपको देखने में मज़ा आएगा। तो सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है एक क्लाइमेक्स सीन को शूट करते हुए, जो कि हीरो का बॉडी डबल कर रहा होता है। वो क्लाइमेक्स सीन में एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक कूदना होता है, पर जैसे ही ये स्टंट स्टार्ट होता है बॉडी डबल नीचे गिर जाता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अब वो 6 महीने तक कोई भी स्टंट नहीं कर पाएगा, जिसे सुनकर सारे डायरेक्टर जो है वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये एक क्लाइमेक्स का सीन था। वैसे ही उनकी मूवी काफ़ी लेट हो चुकी थी, उन्हें आज के आज ही ये सीन कंप्लीट करना था कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है फ्रेडी की। फ्रेडी दरअसल इस फिल्म का प्रोड्यूसर है। फ्रेडी ने इन्हें 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक ये फिल्म नहीं बन पाई थी, इसलिए फ्रेडी यहाँ पर आया था। डायरेक्टर यहाँ पे फ्रेडी से एक दिन और मांगता है और फ्रेडी उसे एक दिन का और टाइम दे देता है और कहता है कि उसकी मूवी 15 जुलाई तक रिलीज़ हो जानी चाहिए। लेकिन डायरेक्टर बताते हैं कि ये सीन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है फिल्म की हीरो आसमान की। आसमान कहता है कि वो ये स्टंट खुद परफॉर्म करेगा। वैसे ये काफ़ी डेंजरस स्टंट था, जिसके लिए ये आसमान की मैनेजर मना करती है, बट आसमान कहता है कि मैं ये परफॉर्म करूँगा। इसके बावजूद आसमान रेडी हो जाता है और वो स्टंट को करता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसके बाद फिल्म जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और थिएटर में 15 जुलाई को ही रिलीज़ कर दी जाती है। जब इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया तब सारी पब्लिक पागल हो जाती है, क्योंकि ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। और पब्लिक को जब पता चलता है कि हीरो भी यही थिएटर में है, तो सब लोग उससे मिलने लग जाते हैं और आसमान जैसे जैसे उनसे छुपता है और बाहर आता है। बाहर उसका दोस्त परवेज़ मिलता है। परवेज़ भी दरअसल उसके साथ था और पब्लिक को परवेज़ ने ही बताया था कि आसमान वहीं पे बैठा हुआ है। बाहर आते ही उनकी मुलाकात होती है गफूर भाई के लोगों से। मैं आपको बता दूं कि गफूर बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और हम आगे देखते हैं कि एक शादी वाले फंक्शन को कि जहां पर एक सिंगर जो है कुछ शादी परफॉर्मेंस दे रहे थे और यहीं पर हम देखते हैं रफ्तार नाम के आदमी को, जो कि बैकग्राउंड सिंगर तो है लेकिन वो यहाँ पे एक कमाल की सिंगिंग करते हैं, जो देखकर सिंगर जो है वो उसे कहता है कि जितना पैसा दिया है उतना ही काम करो। तब अवतार भी उसे कह देता है तुझे तो इतना पैसा मिला है तो थोड़ा तो काम कर। ये सुन के उसे बुरा लग जाता है और वो अवतार को इस फंक्शन से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं आसमान की पूरी फैमिली को। आसमान जब अपने घर पे पहुंचा तो वो अपने पिताजी को कहता है कि उसकी फ़िल्म जो है वो लोगों को बहुत अच्छी लगी है और इसलिए उसे बहुत खुशी हुई। और यहाँ हमें पता चलता है कि आसमान की माँ भी इसी बॉलीवुड में बैकग्राउंड डांसर थी 10 साल से, और अवतार जो है आसमान के अंकल है और वो भी 10 साल से बैकग्राउंड सिंगर है और आज भी उन्हें बैकग्राउंड सिंगर के अलावा कोई भी काम नहीं मिला, जो देख के उन्हें बुरा लगता है। जिसके बाद आसमान और परवेज़ जो है अपने फिल्म रिवॉल्वर का प्रीव्यू देख रहे होते हैं, जिसमें संदीप शर्मा जो एक क्रिटिक्स है तो उसका रिव्यू देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि संदीप शर्मा उसकी फ़िल्म की तारीफ़ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। संदीप शर्मा ने इस फिल्म को रोस्ट कर दिया और आसमान की एक्टिंग को उसने बहुत ही बुरा बोला। ये देखकर आसमान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन परवेज़ उसे बताता है कि फ़िल्म तो सुपरहिट हो चुकी है और कल फिल्म की सक्सेस पार्टी भी है, तो तुझे इन सब बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। तो हम नेक्स्ट डे देखते हैं फिल्म की पार्टी को।
वहाँ पर हम देखते हैं सोडा वाले प्रोडक्शन के मालिक को, और उन्होंने ही रिवॉल्वर को प्रोड्यूस किया है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे आसमान की पूरी फैमिली भी पहुँच जाती है। और अब आगे जाकर हम देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, जिनमें करण जौहर थे, और उनके बाद ही यहाँ पर रणवीर सिंह भी आए थे। यहाँ हम देखते हैं कि रणवीर सिंह के पैर में काफ़ी खतरनाक चोट लगी हुई थी, जो देखकर करण काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही मूवी स्टार्ट होने वाली थी दोनों की। तब रणवीर उन्हें बताते हैं कि 6 महीने तक मेरा पैर ठीक नहीं होने वाला। ये सुनकर करण जौहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी इसी सक्सेस पार्टी में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं। आखिर में एंट्री होती है चरस सक्सेना की। जब वो यहाँ पर आए तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार ये बंदा कौन है, लेकिन सब लोगों को ऐसा तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो इस बंदे को ज़रूर देखा है। जिसके बाद सिक्योरिटी वाले चरस सक्सेना को बाहर फेंक देते हैं, और फिर आखिर में यहाँ आसमान की मुलाकात होती है सोडा वाले प्रोडक्शन के मालिक फ्रेडी से। फ्रेडी यहाँ पर आसमान से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये फिल्म सुपर हिट हो चुकी है। इसलिए यहाँ पे फ्रेडी जो है वो आसमान को सबसे बड़े सुपरस्टार अजय तलवार से मिलवाते हैं। जब अजय तलवार आसमान के सामने आते हैं तो आसमान बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिरकार अजय तलवार जैसे सुपरस्टार आज उनसे मिल पाया। अजय तलवार और फ्रेडी जो है वो साथ में पहले काम कर चुके हैं, इसलिए अब उन दोनों का अच्छा रिलेशन है। दोनों ने एक साथ काफ़ी अच्छी सैलाब मूवी सुपरहिट दी थी, इसलिए फ्रेडी चाहता था कि अब तलवार उसके साथ सैलाब मूवी 2 साइन करे, जिसके लिए तलवार मना कर देता है और कहता है उसे स्क्रिप्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और फिलहाल उसे ये स्क्रिप्ट पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रणवीर सिंह को, जो पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, कि तभी उन्हें एक कॉल आता है राजा मौली का। राजा मौली रणवीर सिंह को अपने फिल्म में साइन करना चाहते हैं, जिसके लिए वो तुरंत मान जाते हैं। लेकिन राजा मौली ने कुछ बातें सुनी हैं कि वो करण जौहर के साथ फिल्म करने वाले हैं, लेकिन उसका पैर भी टूटा है। लेकिन यहाँ पर रणवीर सिंह जो है वो साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये सब बस एक रूमर्स है, उनका पैर ठीक है। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं परवेज़ को, जो रणवीर सिंह को देखकर वीडियो बनाने लगता है। जब रणवीर सिंह उनसे बात कर रहा था तो परवेज़ ने वीडियो बना ली, जिसे देखकर रणवीर सिंह उसके पास आने वाला था। तभी सीन कट हो जाता है और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो डीजे से ना असिस्टेंट को मिलवाती है, जहाँ वो उसे बहुत बुरा भला बोलते हैं और कहते हैं तुम ना बहुत बुरा बजा रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं आसमान के पिताजी को, जिनके हाथों से गलती से अजय तलवार की शर्ट पर रिंग गिर जाती है, जिस वजह से वो डर जाते हैं। लेकिन अजय तलवार उन्हें कुछ नहीं कहते और तो उन्हें बताते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, उन्हें पार्टी से जाने का मौका मिल गया, वरना उन्हें फ्रेडी यहाँ से जाने नहीं देता। और फिर सीन शिफ्ट होता है परवेज़ और रणवीर सिंह की तरफ। यहाँ जो परवेज़ ने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, रणवीर सिंह उसे डिलीट करने बोलते हैं, पर वो कहता है कि वो नहीं करेगा। जिसके बाद रणवीर सिंह उसे रिश्वत देते हैं, वो उसे अपनी असली वॉच देते हैं। लेकिन यहाँ पर परवेज़ उससे कहता है कि मैं आपके बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं ये सब रिश्वत नहीं लूँगा, बस आप एक बार मुझसे प्यार से बोल देते, वो वैसे ही डिलीट कर देता। लेकिन फिर भी रणवीर सिंह उसे वॉच दे देते हैं। पार्टी में हम देखते हैं कि फ्रेडी आसमान से मिलते हैं और यहाँ पे उसे एक ऑफ़र देते हैं। मेरे पास 3 फिल्में हैं और वो 3 फिल्मों के लिए मैं तुम्हें लीड एक्टर के लिए साइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर आसमान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आखिर खुश क्यों ना हो, नया नया हीरो जो बना था,
बट उसकी असिस्टेंट तभी उसे समझाती है कि वो उसके साथ गेम खेल रहा है, अभी उसे ये सब साइन नहीं करना चाहिए, जल्दी ये सब डिसीजन मत लो। और उसकी फ़िल्म अगर फ्लॉप हो जाती तो क्या लगता अगली 2 फिल्म वो तुम्हें देगा, और अगर देता भी है तो उसकी टाइमलाइन क्या होगी तुम्हें क्या पता, कि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ा। लेकिन यहाँ पर आसमान कहता है कि वो हीरो है और वो स्क्रिप्ट पढ़ता है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अब सानिया उसकी मैनेजर है तो सानिया उसे साफ इनकार कर देती है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे बिल्कुल भी। लेकिन हम देखते हैं सानिया को एक कॉल आता है और सानिया वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि फ्रेडी आसमान को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है, अगर तुम्हें साइन नहीं करना तो मत करो। लेकिन यहाँ आसमान जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। आसमान यहाँ फ्रेडी से हरामजादे 5 के बारे में पूछता है कि आखिरकार उसकी लीडिंग कास्ट तैयार हुई है कि नहीं। फ्रेडी भी यहाँ पे बता देता है कि उस फिल्म की सारी कास्ट जो है तैयार है। तभी यहाँ पे वास्तव नाम का आदमी आता है और यही बंदा जो है वो हरामजादे 5 का लीड एक्टर है। और वास्तव यहाँ पे आसमान को बताता है कि कल वो संदीप शर्मा के शो राउंड टेबल पे जा रहा है, जहाँ पे सारे न्यू कमर्स को उसने बुलाया है, लेकिन संदीप शर्मा ने आसमान को नहीं बुलाया था। आखिरकार प्रॉब्लम क्या है नहीं पता। अब पार्टी में ही सानिया की मुलाकात होती है करण जौहर से। सानिया को मालूम पड़ता है कि करण जौहर के पास एक फिल्म है, जिस फिल्म को पहले रणवीर सिंह करने वाले थे, लेकिन अब करण जौहर एक हीरो की तलाश में है, क्योंकि रणवीर सिंह के तो पैर में चोट लगी है। इसलिए सानिया उसे आसमान को रिकमेंड करती है। लेकिन यहाँ पे करण जौहर को ऐसा लगता है कि आसमान अभी अभी आया है और उसकी फिल्म जो है वो विप बजट होने वाली है, इसलिए सानिया उन्हें भरोसा देती है कि आसमान सबसे अलग है। वो उनसे ये भी कहती है कि फिल्म का एक्टर भले कोई भी हो सकता है, लेकिन फिल्म के हीरो तो आप ही होते हैं। तभी हम पार्टी में देखते हैं आसमान को, जिसकी नज़र संदीप शर्मा पर पड़ती है, जो कि सक्सेस पार्टी में आया था। आसमान उसके पास जाता है और कहता है फिल्म तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो आखिरकार तुम सक्सेस पार्टी में क्या कर रहे हैं। लेकिन संदीप शर्मा ने उसे ठीक जवाब नहीं दिया, जो देखकर आसमान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बॉटल तोड़कर जब उसकी तरफ बढ़ता है तो वो रुक जाता है और कहता है ये तो बस मजाक था और एक्शन दिखाने का तरीका। और अब उससे पूछता है कि कैसे लगा उसको एक्टिंग। लेकिन ये सारी चीज़ें जब करण जौहर देखता है तो तब वो कहता है कि इस बंदे में बात तो है, लेकिन फ़िलहाल वो आसमान को फिल्म नहीं देने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं वास्तव को, जो कि नशा करके नशीला पदार्थ लेकर जब वो बाहर लौटा तो बाहर कुछ नारकोटिक डिपार्टमेंट के लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे अपने साथ अपने गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि सोडा वाले प्रोडक्शन ऑफिस में यहाँ पर फ्रेडी से मिलने के लिए चिंतामणि नाम के एक आदमी आते हैं। कि मालूम पड़ता है चिंतामणि जो है वो एक इन्वेस्टर है और वो सोडा वाले कंपनी के फिल्मों में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, और हाल ही की फिल्म रिवॉल्वर में भी उन्होंने ही इन्वेस्ट किया है। चिंतामणि यहाँ फ्रेडी को बताता है कि कल रात को क्या हुआ तुम्हें मालूम नहीं है। हरामजादा 5 जो बनने वाला था उसका लीड वास्तव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्या तुम्हें ये सब चीज़ मालूम है। और हरामजादे 5 में ही चिंतामणि के भी पैसे लगे हुए हैं। तब हमें पता चलता है कि फ्रेडी ने चिंतामणि से 300 करोड़ लिए हैं और जिसमें 50 करोड़ से उसने रिवॉल्वर फिल्म बनाई है और अब उसके पास 250 करोड़ बचे हैं। तो यहाँ पे फ्रेडी जो है वो चिंतामणि से कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, हरामजादे 5 को भूल जाओ, मेरे पास सैलाब 2 पे काम करने का मौका है
वो अजय तलवार के साथ 150 करोड़ की फिल्म बनाएगा। ये सुनकर चिंतामणि खुश हो जाता है, क्योंकि अगर फिल्म में अजय तलवार होगा तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होगा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं आसमान को, जो कि बाहर गाड़ी के पास जाता है। जहाँ पे अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है परवेज़ की जो कार है वो एकदम न्यू हो चुकी है। ये देखकर परवेज़ से पूछता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तो परवेज़ बताता है कि कल रात उसे रणवीर सिंह ने एक वॉच गिफ्ट की थी, जो कि एकदम ब्रांड न्यू असली थी, जिसे बेचकर उसने इस कार को नया कर लिया है। और तो और परवेज़ जो है वो इमरान हाशमी का बहुत बड़ा फ़ैन है, जिसलिए उसने अपनी कार में इमरान हाशमी की फ़ोटो लगा रखी है, जो देखकर उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि पैसे रणवीर सिंह से लेते हो और फ़ोटो इमरान हाशमी की लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। सुनकर परवेज़ कहता है कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो राउंड्स टेबल के शो में पहुंच गए हैं। तो वहाँ आसमान की नज़र पड़ती है करिश्मा की तरफ। करिश्मा अजय तलवार की बेटी है, जिसे सभी लोग नेपो किड्स के नाम से बुलाते हैं। उसने अभी तक कोई भी फिल्म नहीं की है, लेकिन अभी जल्दी ही उसकी एक फिल्म आने वाली है। तभी संजय शर्मा का राउंड्स टेबल शो स्टार्ट होता है और सभी यहाँ पर एक दिलचस्प बातें करते हैं। जैसे ही करिश्मा ने बोलना स्टार्ट किया कि तभी वहाँ पे अजय तलवार आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को देखना चाहता था कि वो लोगों के साथ कैसे पेश आती है। वो यहाँ पर सारे रिकॉर्डिंग्स को देखने लगता है और तभी हम देखते हैं करिश्मा जो है वो हार्ड वर्किंग के बारे में बता रही होती है कि वो इतना हार्ड वर्क करके यहाँ पे आई है। ये सुनकर आसमान हंसने लगता है और कहता है कि तुम अपने पापा की वजह से यहाँ पे हो, क्योंकि तुम नेपो किड हो, और अगर तुम 2 महीने भी काम ना करो तब भी तुम मर्सिडीज़ में घूमोगे, और अगर 2 महीने मैं काम ना करूँ तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, मुझे दिल्ली वापस जाने पड़ेगा। तो आसमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा पंच लाइन मार देता है। उसे ये पता नहीं था कि अजय तलवार यहीं पर है, कि वो सब कुछ देख रहा है, यहाँ तक कि अपनी बेटी की इंसल्ट भी। तो आसमान जो राउंड्स टेबल में किया, जिसके बाद वो और भी ज़्यादा फेमस होने लगा था, इसलिए वो एक बार में पार्टी करने जाते हैं कि तभी कुछ देर बाद सानिया को कॉल आता है, जो कि करण जौहर का था। जो करण जौहर का फ़ोन उठाती है तो करण जौहर उसे बताता है कि अभी राउंड्स टू टेबल उसने देखा और उसे बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो उसे अपनी फिल्म में साइन करना चाहता है। तभी सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी सानिया को पता चलता है एक न्यूज़ कि आसमान ने पहले से ही फ्रेडी की 3 फिल्मों को साइन कर लिया है, जबकि सानिया ने उसे ये करने को मना किया था। सानिया बताती है कि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर फ्रेडी नहीं माना तो करण जौहर के हाथ से ये फिल्म तो जाएगी, और तो और वो तुझे अटका कर रख देगा। तो वो लोग फ्रेडी से इन 3 फिल्मों के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, इसलिए फ्रेडी उन्हें दूसरे दिन अपने ऑफिस बुलाता है। तो उन्हें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें जल्दबाजी में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था और उन्होंने गलती कर दी। तभी कुछ देर बाद उनकी नज़र पड़ती है चरस सक्सेना पर। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसे पता चलता है कि 15 साल पहले वो फ्रेडी की एक फिल्म को कर रहा था, लेकिन चोरी छुपे उसने एक और फिल्म को साइन कर ली थी। तो फ्रेडी ने उसे उस फिल्म से निकलवा दिया जो वो कर रहा था, और 15 सालों से चरस सक्सेना बीच में ही अटका हुआ है। उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जब तक वो मेरी फिल्म नहीं करता है तब तक वो कोई और फिल्म नहीं करेगा। ये सुनकर आसमान पूरी तरीके से डर जाता है कि कहीं हमारा हाल भी चरस सक्सेना जैसा ना हो जाए। जिसके बाद वो लोग फ्रेडी से बात करने के लिए पहुंचते हैं
कि उन्हें वो पूरी बातें समझाते हैं कि हाल ही में वो करण जौहर के साथ काम करना चाहते हैं। फ्रेडी उनकी बात समझता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर करण जौहर के साथ तुम काम करते हो तो वो फिल्म सुपरहिट होगी और उसके बाद तुम मेरी फिल्म में काम करोगे, फिर तुम्हारी फेस वैल्यू और भी ज़्यादा बन जाएगी और फिर हमारी फिल्म भी सुपरहिट हो जाएगी। फ्रेडी उनकी बात बहुत ही आसानी से मान गया था। ये बात कहीं ना कहीं सानिया और आसमान को हजम नहीं हो रही थी। फिर जब वो घर पहुंचा तो हम देखते हैं कि अवतार जो है वो अपने भाभी से बात कर रहा होता है। मालूम चलता है कि आसमान के पापा का लीवर फेल हो गया है और उन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आसमान को इन सब चीज़ों के बारे में ना बताए। लेकिन अवतार भी कह देता है कि वो वादा करता है वो ये सब चीज़ें आसमान को नहीं बताएगा। लेकिन शाम को टेंशन में एक पैक पीते ही वो आसमान को सब कुछ बता देता है। पर अवतार आसमान को ये भी कहता है कि वो इस बारे में घर में कुछ भी ना बताए वरना वो मेरी जान ले लेगी। ये सुनकर आसमान को बहुत बुरा लगता है। उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। सुनकर सानिया उसे कहती है कि एक ऐड है जिसका नाम मेन स्मूथ है, अगर वो उसे करता है तो उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, जिसे सुन के वो तैयार हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि आसमान और सानिया करण जौहर के ऑफिस जाते हैं और बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात होती है करिश्मा से। वो भी उन्हीं के ऑफिस जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करिश्मा वहाँ क्यों जा रही है। तब वहाँ उन्हें करण जौहर बताता है कि जो फिल्म वो बनाने वाला है उस फिल्म का हीरो आसमान है और हीरोइन करिश्मा है। ये चीज़ दोनों के लिए ही सरप्राइजिंग थी, इसलिए वो दोनों शॉक हो जाते हैं और उनकी पहली मुलाकात एक शो में थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी। तो जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे कि तभी एक कैमरामैन जो है वो करिश्मा के ऊपर एक गंदा कमेंट करता है और उससे कहता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये सुनकर करिश्मा को बहुत बुरा लगता है और यहीं पर हमारा हीरो आसमान भी खड़ा हुआ था। तुरंत ही उस कैमरामैन के पास जाता है और कहता है कि अगली बार कुछ भी कहा ना तो खुद के कैमरे में खुद ही कैप्चर नहीं हो पाएगा। जिसके बाद करिश्मा अपने बॉयफ्रेंड समीर के साथ यहाँ से चली जाती है। लेकिन करिश्मा को बुरा लगा कि आखिरकार समीर ने वहाँ कुछ क्यों नहीं बोला। समीर कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तो फाइनली आसमान जो है वो मेन स्मूथ का ऐड के लिए रेडी था। मेन स्मूथ का वो ऐड करता है, बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिल जाता है और तभी आसमान और सानिया की नज़र पड़ती है राजा मौली और आमिर खान की तरफ, जो कि एक सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। ऐसा सानिया और आसमान को लग रहा था कि दरअसल आमिर खान वो उनसे ये डिस्कस कर रहे थे कि इडली और वड़ा पाव में इडली बेस्ट है, लेकिन राजा मौली सर कह रहे थे कि इडली नहीं वड़ा पाव बेस्ट है। जिसके बाद राजा मौली सर जाने लगते हैं। वो आमिर खान से कहते हैं कि बात ख़त्म नहीं हुई है, यहीं से स्टार्ट होगी। जिसके बाद आमिर खान जो है वो आसमान को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं इडली और वड़ा पाव में क्या बेस्ट है। यहाँ पर आसमान वड़ा पाव बोलता है। ये सुनकर आमिर खान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो उसे यहाँ से कुछ बोले बिना चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं आसमान, रफ्तार और परवेज़ जब एक ही जगह पे थे तो अवतार आसमान को अपना बनाया हुआ एक गीत सुनाना चाहते थे। जब वो सॉन्ग बज रहा था कि तभी वहाँ पर बादशाह आ जाते हैं। बादशाह के आते ही अवतार जो है अपना सॉन्ग बंद कर देता है। बादशाह कहता है अच्छा हुआ बंद कर दिया वरना कानों से खून आ जाता। दरअसल अवतार जो है वो एक क्लासिकल सिंगर है। जो सॉन्ग वो बजा रहा था वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं।
बादशाह यहाँ सिर्फ और सिर्फ आसमान को हाय बोलने आए थे, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तभी अवतार सानिया से कहता है कि उसे कुछ नहीं होने वाला। उसे ऐसा लगता है कि उसे सिंगिंग छोड़ देना चाहिए। यह पेन ड्राइव में जो सॉन्ग है वो उसे भी फेंक देता है, लेकिन सानिया उसे अपने पास रख लेती है। आगे हम देखते हैं अजय तलवार को, जो कि करण जौहर के पास कॉल करता है। दरअसल अजय तलवार चाहता है कि आसमान के जगह पर करण जौहर किसी और को हीरो ले, लेकिन करण जौहर कहता है कि उसने आसमान को देख लिया है, वो बहुत ही कमाल का एक्टर है। उसकी जो फिल्म होने वाली है वो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें भर भर के बोल्ड सीन्स होने वाले हैं। ये सुनकर अजय तलवार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी बेटी वो पहली फिल्म है और वो हीरो भी आसमान है। उसे ये अच्छा नहीं लगा। फिर हम आगे देखते हैं अजय तलवार को एक अवार्ड मिलने वाला था, इसलिए वो सभी लोग वहाँ जा रहे थे। लेकिन अजय तलवार का एक बेटा है जिसका नाम सौमिक है, और वो बहुत ही बदतमीज़ है। वो किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता। ये सारी चीज़ें देखते हुए अजय तलवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये सभी लोग एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, जहाँ मालूम चलता है कि फ़्लाइट 40 मिनट लेट है। तभी यहाँ पर करिश्मा की मुलाकात आसमान से होती है, जो कि एयरपोर्ट की स्टोर पर ही एक परफ्यूम खरीद रहा था। यहाँ उन दोनों की मुलाकात होती है और उन दोनों की बातों से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है और वो एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दरअसल आसमान अपना घर वापस जा रहा था, क्योंकि उसके पिता की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो यहाँ पर आकर अपनी फैमिली वालों से मिला और अपनी माँ को कुछ पैसे दिए ताकि उसके पापा के लीवर का इलाज हो सके। अब खाना खाने के बाद आसमान और उसके पिता वॉक पे जाते हैं, जहाँ पे आसमान के पिता आसमान को समझाते हैं कि तू आसमान है, इंडस्ट्री में रहने के बाद तुम अपना सर कभी मत झुकाना, भले ही सर को कटा लेना लेकिन कभी सर झुकाना मत। तब जब वो बात कर ही रहे थे कि तभी आसमान के पास फ्रेडी का कॉल आता है, जो कि वो किसी अर्जेंट काम के लिए उसे अपने पास बुलाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रेडी को, जो कि अपनी फिल्म की काम में लगा हुआ था। तभी हम यहाँ पर एक फैशन डिज़ाइनर को देख पाते हैं, जिसकी फ्रेडी की बहस हो जाती है, और वो फैशन डिज़ाइनर भी यहाँ फ्रेडी से ठीक ढंग से बात नहीं करती। ये देखकर फ्रेडी को गुस्सा आ जाता है और वो उस फैशन डिज़ाइनर को लात मार देता है, और वो कहता है कि वो किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाता। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आसमान आ जाता है। आसमान यहाँ फ्रेडी से जानना चाहता था कि आखिरकार ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था। फ्रेडी यहाँ आसमान से कहता है कि तूने जो करण जौहर की फिल्म साइन की है वो तू नहीं करेगा। ये सुनकर आसमान हैरान हो जाता है। ये सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो फ्रेडी ने कहा था कि वो करण जौहर की फिल्म कर सकता है, तो अब वो ये मना क्यों कर रहा है। ये सुनकर फ्रेडी गुस्से में आ जाता है, बट आसमान मना कर देता है कि वो करण जौहर की फिल्म करेगा, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी फ्रेडी उसे बहुत गंदी बातें बोल देता है, जो देखकर आसमान को गुस्सा आ जाता है और वो उसे ज़ोर से एक लात मारता है। और जब उसे घुसा मारने ही वाला था कि तभी वो फ्रेडी से कहता है कि वो भी औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, जिसके बाद आसमान यहाँ से जाने लगता है। आसमान ने भले ही कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया हो, लेकिन उसे मालूम है कि फ्रेडी उसे लीगल एक्शन लेगा। लेकिन हाल ही में उसके पिता ने समझाया है कि झुकना नहीं है, इसलिए आसमान यहाँ नहीं झुका। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे सीरीज़ पार्ट 1 फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।